प्रोग्राम रियासत में खुशामदीद नाज़रीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हिदायत की है कि मुल्क की बरामदात को दुगना करना है अगले 5 साल में। इस वक्त पाकिस्तान की जो बरामदात हैं लगभग 30 अरब डॉलर के करीब खड़ी हैं। इस 9 महीने में जो हमने हदफ हासिल किया है वो तकरीबन हम इस वक्त 27 अरब डॉलर का कर चुके हैं और अगले 3 माह में हमें एक अंदाज़ा है कि 5 से 6 अरब डॉलर की मजीद हम एक्सपोर्ट का टारगेट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। ये बहुत कम है पाकिस्तान जैसे मुल्क को देखते हुए और उसके मुकाबले में कि जो कि हमारी दरामदात हैं, जो चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं या ख़रीदते हैं। सो इस 30 अरब डॉलर को अगर एक रखा जाए, अगर ये फिगर है तो उसको 60 अरब तक लेके जाना है अगले 5 साल में। ये वाज़ेह हिदायत है वज़ीर आज़म की। इसके साथ साथ जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी बाहर से सरमायाकारी पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रही, इसकी क्या वजूहत हैं और कितनी ये बढ़ सकती है। हम इस वक्त 1.5 अरब डॉलर से भी कम पे खड़े हैं। बहुत ही महदूद ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे फॉरेन इन्वेस्टर्स दिलचस्पी लेते हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की। एवेन्यूज बहुत हैं, पोटेंशियल बहुत है, इसको सिर्फ अनटैप करने की जरूरत है और वो कैसे होगा इस पर भी गुफ्तगू करते हैं। स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर तलत अनवर साहब, माहिर माशियात हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। आमिर दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं। आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर में शमसुल इस्लाम साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। प्रोफेसर साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ, ये जो 5 साल में बरामदात दुगनी करने की हिकमत अमली बनाने की जो हिदायत की है, बहुत दफ़ा हमने कोशिश की है बरामदात में इजाफा हो, कुछ होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो पाता। सो ये 5 साल में हमने क्या मुख्तलिफ करना है कि हम ये हदफ हासिल कर पाएँ? जी, ये बात तो बहुत अच्छी है कि स्ट्रेटजी बनाई जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये जो टारगेट है डबल करने का, ये काफ़ी मुश्किल टारगेट है, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो वो ये है कि पिछले 10 सालों में वहीं खड़े हैं जहाँ के हम थे। तकरीबन मोरलेस आवर एक्सपोर्ट्स रिमेन स्टेगनेंट अराउंड 30 बिलियन 28 बिलियन इसके करीब रही पिछले 10 सालों में। इससे ज़्यादा बढ़ी नहीं है। तो उसकी बुनियादी वजह तो कुछ ये थी कि एक्सचेंज रेट की थी कि एक्सचेंज रेट फिक्स कर दिया गया था और जिसकी वजह से वो जो है एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव नहीं रहे थे और इंपोर्ट सस्ती हो गई थी, एक्सपोर्ट्स महंगी हो गई थी इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये रीज़न थी जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट भी बहुत बड़ा और फिर एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया 2018 में, फिर वो 2021-22 में भी वो क्राइसिस चलता है, बल्कि अभी तक चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन जहाँ तक एक्सचेंज रेट की बात करें एक्सपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में, तो एक्सचेंज रेट तो अभी ऑलमोस्ट जो है ना फ्री मार्केट लेवल पे है और उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं है और वो जो है उसमें नहीं, जो 18 में प्रेशर था एक्सपोर्ट्स पे वो अब नहीं है एक्सचेंज रेट के हवाले जी, अब नहीं है। 18 में प्रेशर जो था वो नहीं, क्योंकि डिवैल्यूएशन हमारी हो चुकी है। क्योंकि पिछले यानी आप देखें ना बिटवीन 2014 एंड 18 एक्सचेंज रेट ऑलमोस्ट 100 रुपीज़। अच्छा, ये ज़रा थोड़ा सा कम्प्लेक्स है कि एक्सचेंज रेट का एक्सपोर्ट से क्या था। आसान लफ्जों में ज़रा समझाएं कि डॉलर को अगर आप कंट्रोल करें आर्टिफिशियली तो उससे एक्सपोर्ट्स पे क्यों बुरा असर पड़ेगा? देखें, अगर हम एक्सचेंज रेट मार्केट लेवल पे नहीं करते हैं, तो यानी जितनी हमारी एक्सपोर्ट की डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड है एक्सपोर्ट्स के लिए और इंपोर्ट के लिए, उस लेवल पे नहीं करते हैं, तो उसमें ये होता है कि अगर आप एक्सचेंज रेट को एक जगह पे फिक्स कर दें, मिसाल के तौर पे जैसे किया गया था 100 रुपये का $1, तो एक्सपोर्टर्स जो है ना ओवर टाइम, चूँकि हमारा इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है ना, जब इन्फ्लेशन जो हमारा इन्फ्लेशन रेट तकरीबन 10 से 12% रहा है, तो वो उस लिहाज से हमारी एक्सपोर्ट जो है ना डिक्लाइन होती है। एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस जो है ना वो इंटरनेशनल मार्केट यानी कि अगर एक्सपोर्टर को $1 के बदले 100 रुपए मिलेंगे और फिक्स मिलेंगे तो वो उसका वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अब जबकि मार्केट फोर्सेस के ऊपर है तो उसको डॉलर के मुकाबले में अगर 270-80 रुपए मिल रहे हैं तो उसका फायदा है। जी, उसका फायदा है। तो अब ये कि ऑलमोस्ट डबल हो गया है और ये है कि जो यानी ओवर वैल्यूएशन जिसे कहते हैं ना कि आपने मार्केट को फिक्स रख के ओवर वैल्यू कर लिया था, वो ओवर वैल्यूड नहीं है एक्सचेंज रेट, बल्कि अब तो मैं ये कहूँगा थोड़ा सा अंडर वैल्यू है। अगर मार्केट फोर्सेस के मुताबिक इस एक्सचेंज रेट को 260, 270, 260, 250 के करीब होना चाहिए, जो यानी जो बेसिकली ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन इस तरह से होती है कि आपका इन्फ्लेशन और आपके ट्रेडिंग पार्टनर का जो इन्फ्लेशन रेट है उसका डिफरेंशियल जो है ना जी, जो अगर ज़्यादा है, पॉजिटिव है, तो वो आपकी करेंसी ओवर वैल्यू है, अगर नेगेटिव है तो वो अंडर वैल्यू है। आप अभी स्टेट बैंक की चेयर में भी हैं और ये एक्सचेंज स्टेट बैंक का काम है कि वो किस तरीके से इस चीज़ को मॉनिटर करता है। हुकूमत की अब इंटरवेंशन नहीं है, कम से कम ये कि मार्केट फोर्सेस के ऊपर है कि डॉलर को किस तरह ऊपर जाना है या नीचे आना है। जी, मार्केट फोर्सेस पे है, क्योंकि अब तो वो रिजर्व स्टेट बैंक के पास बचे ही नहीं है।
कि यानी रिज़र्व जब कंफर्टेबल लेवल पे होते हैं, जैसे पहले माजी में था कि 15-16 बिलियन डॉलर के रिज़र्व थे, तो वो एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने के लिए, एक वैल्यू पे रखने के लिए ठीक, वो इंटरवेंशन करते थे। अब इंटरवेंशन की गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश नहीं। ठीक, आमिर दुरानी साहब, पहले तो अगर इस पे ज़रा बात कर लें कि एक्सपोर्ट्स और 5 साल में दुगनी करने का टारगेट, आसान लफ्ज़ों में हमारे पास ऐसी क्या अशिया हैं, चीज़ें हैं, सर्विसेज हैं कि जिनको हम बासानी बाहर दुनिया में बेच के ये अपना टारगेट हासिल कर सकते हैं? जी थैंक यू वेरी मच। देखिए इन्होंने जिक्र किया, एक तो मैं पहले थोड़ा सा इख्तलाफ राय है मेरा कि इस वक्त हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो डेफिनेटली ओवर वैल्यूड है और उसकी वजह से हमारी कुछ एक्सपोर्ट कर्व्स भी हैं। और अभी जो वैल्यूएशन की इन्होंने एक साइड बहुत अच्छी डिफाइन की, उसकी दूसरी ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान की इकॉनमी जिस तरह जितनी डेवलपिंग इकॉनमीज है, थोड़े सिर्फ एक ये इन्फ्लेशन टू इन्फ्लेशन नहीं होता, बल्कि ये आसान तरीका ये है कि अगर आपके मुल्क के अंदर एक चीज़ बनाते हैं 100 रुपये की और 100 रुपये पे वो कंपेटिटिव है आलमी मंडी में, और अब आपका 100 रुपया उस 100 रुपये से कम हो गया, ठीक है ना, तो फिर तो आपका एक्सपोर्टर के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपका ज़्यादा हो गया, महंगाई बढ़ गई, तो फिर वहाँ पे बेचने में उसको महंगी पड़ रही चीज़, वो जाके नहीं कंपेटिटिव रहती। बड़ा मतलब ये एक मार्केट का वो है। लेकिन हमारे यहाँ फ्लाइट ऑफ डॉलर भी है कि हमारे यहाँ एक इनफॉर्मल इकॉनमी से फ्लाइट डॉलर हो रही थी। ये जो अभी बावजूद इसके कि हम देख रहे हैं कि स्टेट बैंक के पास रिजर्व्स नहीं है, वो रिजर्व्स ना होने के बावजूद जैसे इन्होंने कहा कि अब तो ये मार्केट डिटर्मिंड है, तो मैं उसमें सिर्फ इतनी एक इजाफा करते जाऊंगा कि मार्केट डिटर्मिंड तो लग रहा है, लेकिन वो जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल को जो कर्व किया गया है और कुछ जो लोगों के ऊपर डंडा इस वक्त ना, एक बेसिकली एक अंडरग्राउंड एस्टैब्लिशमेंट इकोनॉमी चल रही है जिसने आपको कर्व कराया हुआ है। लेकिन इस वक्त अगर थोड़ा सा भी फ्री छोड़ा जाए मार्केट में, तो आपका रुपया डेफिनेटली 300 क्रॉस करके 350 के हद में, नहीं तो 400 पे लोग कह रहे हैं कि बैठा होगा, गिवन कि आप अपना ज़रा देखें कि आप बना के, इसमें प्रोडक्टिविटी का एंगल भी है। लेकिन अभी आप जो सवाल किया कि वो हम एक्सपोर्ट यानी हम जो चीज़ जहाँ से दरामद करेंगे वो क्या है, तो हमने ये तो देख लिया कि अभी आज ही हमने दोपहर को एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में हमने जाम कमाल साहब के सामने, मिनिस्टर जो हैं वफाकी वज़ीर हैं वो साहब की तजारत के, तो उनके साथ यही बहस हो रही थी। हमने उनको रिजल्ट दिखाया कि 2002 की एक्सपोर्ट बास्केट उठा लें और 2023 की एक्सपोर्ट बास्केट, तो आपको नज़र आएगा कि वही बेड लेने, वही सारा कुछ, मतलब एक तो हमारी डाइवर्सिटी नहीं बढ़ रही, और हम उसी वो एक जो है ना शीरखार बच्चे को हमने तकरीबन वो बुढ़ा बच्चा बन गया है। यानी अभी पिछले दिनों अगर आपने जर्मनी में देखा होता तो एक बड़ा सिंपल सी बात है कि 7 साल जर्मनी ने एक इंडस्ट्री लगाई, उन्होंने कहा जी हमने ये सोलर पैनल्स यहाँ बनाने, जब वो वहाँ कंपेटिटिव नहीं, उन्होंने उठा के सीधे अमेरिका ले गए, यानी जर्मन उठा के उधर ले गए। तो इस हमारे यहाँ पे आपने देखा कि जो अच्छा सनतकार है उसने उठा के अपनी इंडस्ट्री वो लेके कहाँ, श्रीलंका या बांग्लादेश, ठीक है, और अगर उनके पास वसाइल हो तो वो इंडिया भी जाने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ उनको मार्केट कंपटीशन, कंपेटिटिव रेट्स पे हर चीज़ मिल रही है, और ये सिर्फ बिजली का रोना नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको वहाँ इन्वेस्टमेंट भी मिलती है, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट अपने लोगों की अपने काम में नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि इस वक्त मैं उस पर आते हैं कि क्या चीज़ हमने बनानी है, तो हम सबसे पहले ये देख लिया जाए कि 5 साल की मुद्दत होती है हुकूमत की, उसमें से चंद महीने तो गुजर गए, तो यानी हम 4 साल का भी अगर लगा लें कि आपको टारगेट है, तो इस एक्सपोर्ट खोलने के लिए आपके पास वो टेक्सटाइल को तो आप भूल ही जाए ना, क्योंकि उसमें तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई है, अभी उसको दोबारा से, हालांकि बहुत लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी की, जब आप 30 बिलियन पे गए तो आप याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल मिल वालों ने अपनी इनवर्ड इन्वेस्टमेंट की टू इंक्रीज कैपेसिटी। अब मैं आपके सामने फिगर रख दूं कि 9 महीने के जो टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात की जो अदाद शुमार हैं वो $12.5 अरब हैं, सो विच इज़ अ बिग अमाउंट अगर ओवरऑल एक्सपोर्ट्स को देखें। देखिए शमसुल इस्लाम साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आमिर दुरानी साहब गुफ्तगू करें, उसके बाद आपकी जानिब आता हूँ। आमिर साहब जी, तो उसमें बेसिक कहता मैं ये जाऊँ कि अब हमें कोई सेक्टर, और ये आईटी से नहीं बनेगा, आईटी हमेशा मैं ये कहता है, और आई थिंक आपको दुनिया में पता है कि आईटी किसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया, जैसे तरसील, तो आईटी को आप तरसील से तशबीह दे लें कि तरसील है आपका सामान की नकलो हमल होती है, इस तरह आईटी आपने कोई इंडस्ट्री लगाई वहाँ आईटी यूज़ होगी, आपने डिफेंस की कोई प्रोग्राम बनाया उसमें आईटी इस्तेमाल होगी। वो जो एरिया पाकिस्तान का इस वक्त पड़ा हुआ है, जो कि 1 साल 2 साल के अंदर हम वाकई दुनिया में लेके जा सकते हैं कि हम ये चावल को ज़रा थोड़ा सा डिफोकस करें, और अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में हमारे पास बहुत बड़ा मार्जिन है। मैं आपको सिंपल बात ये बता दूंगा कि, और वो पानी की किल्लत के बावजूद, माने इसमें जो मर्जी कोई ज़राती वो मुझे माहिर कह दे। देखिए इस वक्त मैंने नेदरलैंड्स का आने से पहले चेक किया था कि नेदरलैंड ने पिछले साल 100 और कुछ बिलियन यूरो की, ठीक है ना, उन्होंने सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए हैं।
नेदरलैंड का कुल रकबा आपको पता है ना, वो है 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। पंजाब का 1/5 रकबा है नेदरलैंड का, ठीक है। उनके पास जमीन भी नहीं है, वो खस में एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में जो हमें सेक्टर फोकस करने की जरूरत है वो ज़राअत है। और एक दो सवाल क्विकली, एक तो ये कि असूली तौर पे किसी भी मुल्क ने, जो आप ग़िज़ाई अजनास की बात कर रहे हैं, सब्जियों की या जो भी आपने बात टोटल एग्रीकल्चर, तो असूल तो किसी भी उसका ये होता है कि पहले आप अपने मुल्क की ज़रूरियात पूरी करें, यानी कि जो आपकी फूड सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करें, उसके बाद जो सरप्लस हो वो आप एक्सपोर्ट की तरफ जाएं। हमारे यहाँ तो अपने खाने की चीज़ें पूरी नहीं होती हैं, बाहर से मंगवाते हैं। कमाल की बात ये, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। देखिए मैं इस वक्त डॉक्टर नदीमुल हक होता ना तो मैं पाइड की तरह यहाँ से को निकालता वॉलेट। देखिए फूड सिक्योरिटी इज़ योर वॉलेट। जब आपके पास सरमाया होगा, आपके पास फॉरेक्स होगा, आप जो चाहें खरीदें मार्केट से, ठीक है। ये फूड सिक्योरिटी इज नॉट लिंक्ड इन दिस ओल्ड फैशन्ड वे ऑफ थिंकिंग। अगर ये होता तो आप अपना यहाँ पे आप चीजें इंपोर्ट, वीट क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं आप, चीनी क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं आप क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे, आप क्यों नहीं डिफरेंट में अपने जो ग्रेन्स उसके ऊपर कॉन्स्टेंट नहीं। आपका फर्ज ये है कि वो चीज जहां आपकी एडवांटेज है उसको आप एक्सपोर्ट करें। ठीक। और एक सरमाया और फॉरेक्स तो है ही नहीं। जी बिल्कुल। एक चीज आमिर साहब, वन थिंग वेरी क्विकली, और फिर शम्स के आपके पास जाता हूँ। आपने नेदरलैंड की मिसाल दी, अभी बता दें नेदरलैंड ने बावजूद अपने इतने छोटे रकबे के क्या किया कि उन्होंने $100 अरब से ज्यादा ग़िज़ाई अजनास मैं सिर्फ इतना बताता हूँ कि देखिए उनका जो जल्दी से, चूंकि आपने कहा था ना, 1 स्क्वायर मीटर में वो 40 किलो टमाटर उगाते हैं और उसकी 3 खेप रोटेट करते हैं, 3 नहीं बल्कि 5 खेप रोटेट करते हैं। तो ये आप इससे बात समझ लीजिए कि दे हैव ब्रॉट अबाउट एन एनर्जी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, जहां पे वो खाद की बजाय डायरेक्टली, मतलब आप जाके देखिए वो लिटरली लिक्विड फॉर्मेट में। तो वी नीड टू रियली गेट एग्रीकल्चर ऑन अ वेरी मॉडर्न फुटिंग, ठीक है। और उसके अंदर हम, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो इस तरह कर रहे हैं। सही। शम्सुल इस्लाम साहब, गुफ्तगू हो रही है कि वज़ीर आज़म ने जो टारगेट दिया है 5 साल में अपनी बरामदात को दुगना करने का। आमिर दुरानी साहब का टेक था कि अगर हम सिर्फ ये ग़िज़ाई अजनास को फोकस करें तो बहुत बड़ा हम इससे एक अपने टारगेट का हिस्सा अचीव कर सकते हैं। आपका टेक क्या होगा कि कौन कौन से एरिया पे फोकस करने की ज़रूरत है हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए? का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पाकिस्तान की इकॉनमी की बैकबोन है, और पाकिस्तान की जितनी एक्सपोर्ट्स होती हैं उसका मेजर जो इंग्रेडिएंट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। चाहे आपकी कॉटन से लें जो टेक्सटाइल तक जाती है वैल्यूएडेड करके, और आपका राइस है और दीगर खाने पीने की अजनास जो आपकी पैदा होती हैं वो सारी की सारी एक्सपोर्ट्स में आती हैं। हम अगर इस वक्त देखें, पाकिस्तान एक एनर्जी स्टार्व कंट्री बन चुका है, एक डॉलर स्टार्व कंट्री बन चुका है, और फिर वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री हो गया है। हमारे पास बड़ी तेजी से पानी की कमी भी हो रही है। और अभी जो बात कर रहे थे, नेदरलैंड के एग्जांपल दे रहे थे, या हम इंडिया के एग्जांपल देते हैं आईटी में, तो दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों की इन्वेस्टमेंट, हमारी इन्वेस्टमेंट है टोटली डिफरेंट है। नेदरलैंड अगर एक छोटा सा मुल्क हो के 100 बिलियन यूरो की अगर एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो मॉडर्न टेक्निक्स यूज कर रहा है, हाइड्रोपोनिक्स यूज कर रहा है, क्योंकि उसके पास लैंड कम थी। उसने उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी पे किया और उसके पास पैसे थे। पाकिस्तान के पास जो ट्रेडिशनली स्टाइल से जो एग्रीकल्चर हो रही है, हम सिर्फ उसको माइंडसेट चेंज करके एक्सपोर्ट्स को $30 बिलियन तक ले जा सकते हैं एग्रीकल्चर से। जी हाँ, सिर्फ $30 बिलियन उससे कमा सकते हैं। वजह क्या है? हमारा अगर हिस्टोरिकली देखें तो हम 4 क्रॉप ग्रो करते आए हैं पाकिस्तान में। एक वीट है आपका राइस है, शुगर केन और कॉटन। अब 5वीं क्रॉप ऐड हो गई है मेज आपकी। ये सारी क्रॉप्स जो हैं ये $150 से लेकर $400 पर टन की एवरेज प्राइस लेती हैं, जबकि आपके पास पाकिस्तान में माइनर क्रॉप जिनकी हाई वैल्यू क्रॉप है जो $1000 पर टन से लेकर कोई $5,000 से $6,000 पर टन तक की प्रोड्यूस है इंटरनेशनल मार्केट में, वो हम पाकिस्तान ओकेजनली एक्सपोर्ट भी करता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान में तुख्म बलंगा, जिसको तुखमारिया सीड कहते हैं, वो ना सिर्फ पंजाब में, बलूचिस्तान के इलाकों में होता है। इसकी $6,000 पर टन पे अभी रमजान से पहले एक्सपोर्ट हुई है, और वियतनाम, थाईलैंड और दीगर ममालिक में एक्सपोर्ट हुआ। ये तुकमारिया वो है जो तुख्म मलंगा आप शरबत में आजकल रमजान में डाल के पी रहे हो। इसकी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाती है। आपने बात सुनी होगी कि सेसमी सीड की एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा पाकिस्तान से बढ़ गई चाइना को। सेसमी सीड वो प्रोडक्ट है जो $1,700 से लेकर $2,000 पर टन पे एक्सपोर्ट होता है। पाकिस्तान की कोई अराउंड $500 मिलियन की हमारी एक्सपोर्ट हो सकती है इस 524 में, अगर हम इसको सेसमी सीड को, अब क्यूमिन सीड को, फेनल सीड को, सौंफ को, अजवाइन को, मेथी को
ये सारी हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं। इससे ना सिर्फ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बास्केट। अच्छा, ये डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल बड़ी जबरदस्त बात की, तो ये आपने कहा माइंडसेट चेंज करना, तो ये कोई बड़ा मुश्किल काम है? आपने या सैफरॉन है उसकी मिसाल दी जाती है कि और एवोकाडो आजकल यहाँ पे उग रहा है, उसको आप कर सकते हैं, और बड़े मतलब ये कि प्राइसी ये आपकी प्रोड्यूस है, तो इसमें मतलब वजह रुकावट क्या है, क्यों इस तरफ किसान नहीं आना चाहता? देखिए जी, हमारे यहाँ माइंडसेट को चेंज करना ही बहुत बड़ा मुश्किल टास्क है। हम टेक्नोलॉजी तो इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो माइंड सोच के बैठा हुआ है कि मैंने 4 क्रॉप ग्रो करनी है। अब आप किसी ब्यूरोक्रेट से बात करेंगे तो वो कहेगा जी अगर हम वीट ग्रो नहीं करेंगे जो आज इसकी $200 पर टन है, तो हमारा मुल्क में जो है फूड सिक्योरिटी हो जाएगी, इनसिक्योर हो जाएगा, हमारे लोग भूखे मर जाएंगे। आपने 4000 रुपए मन की गंदम की सपोर्ट प्राइस रखी सिंध के अंदर, 3900 की आपकी पंजाब में है, इसके बावजूद आपने 3 मिलियन टन से ज्यादा की इंपोर्ट की, मतलब आप तो फूड सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर सके। तो वो जमीन जो आपकी सिर्फ $150 $200 पर टन की प्रोड्यूस उगा रही है, जो ना किसान की हालत बदल रही है ना पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ रही है, उसको स्विच करें। ये जो मैंने क्रॉप्स बताई ना, तुखम बालंगू, इसको एक पानी चाहिए, एक हल चलाना है, आपको ना खादें डालनी है ना कुछ, तो आपकी वो जो सारी की सारी एफिशिएंट क्रॉप्स बन जाएंगी हाई वैल्यू की। किसान की मेहनत कम होगी, पाकिस्तान उसको ज्यादा कंज्यूम लोकल नहीं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने शाम साहब। प्रोफेसर साहब, ये जो बात गुफ्तगू है कि हम यही समझते हैं कि अगर जब तक गंदम नहीं उगेगी तो हमारे मुल्क में जो है ना फूड सिक्योरिटी नहीं होगी, यानी कि अगर आप ऐसी हाई वैल्यू क्रॉप्स उगाते हैं, तुखमलंगा की वो बात करते हैं, तो आपके पास रेवेन्यू इतना इकट्ठा हो जाएगा कि अगर आप बाहर से भी गंदम खरीदें, इंपोर्ट करें, तब भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस में ही रहेंगे। सो आप मतलब पॉलिसी लेवल की चेंज चाहिए, हमें करनी चाहिए, और इसकी तरफ हमें तवज्जो से इन्होंने बताया, ये एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं, ठीक कह रहे हैं कि हम खाली मेन ये जो ट्रेडिशनल हमारी क्रॉप्स हैं उन पे नहीं करना चाहिए। लेकिन इस साल आप देखें गंदम की क्रॉप भी अच्छी हुई है और कॉटन की भी क्रॉप भी अच्छी हुई है, तो वी हैव चांसेस के कुछ हम जो इंपोर्ट करते थे वो हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगी, तो हमारे एक्सचेंज रेट पे कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, रिजर्व पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो एक तो ये एस्पेक्ट्स है। लेकिन जहाँ तक एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात है, उसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए, रेगुलेशंस है, टैक्सेस है, इनको भी देखने की ज़रूरत है। और स्पेशली मैं ये कहूँगा कि आईटी एक्सपोर्ट जो है ना उसमें काफ़ी पोटेंशियल है, क्योंकि जो आप देखेंगे 2022 में हमारी तकरीबन 3 बिलियन के करीब आईटी एक्सपोर्ट सर्विसेज में जो आती वो बढ़ गई थी, और उससे पहले हमारी हार्डली यानी 200-300 मिलियन डॉलर, $400 मिलियन पर एनम थी, वो 2 बिलियन के करीब 3 बिलियन पहुंच गई थी। तो जो कि कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ लाइक इंडिया और अदर जो भी है रीजनल कंपैरेटर, उनसे बहुत कम है। काफ़ी पोटेंशियल, काफ़ी रूम है। लेकिन उसके लिए आप देखें ना, पाकिस्तानी जो आईटी एक्सपोर्टर्स है वो बड़े एफिशिएंट है और वो कॉन्ट्रैक्ट भी विन कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, दे आर हाईली कम्पिटिटिव। लेकिन उनके पास यहाँ स्टाफ नहीं है, क्वालिफाइड लोग नहीं है, टेक्निकल स्टाफ नहीं है, उस तरह से जो होना चाहिए पर्सोनल वो नहीं है। तो ज़रूरत इस बात की मैं कहूँगा कि अगर वज़ीर आज़म सही कहते हैं कि जी ये हमें करना चाहिए, तो इस जानिब उन्हें कदम लेना चाहिए और बजट में एलोकेट करना चाहिए सफिशेंट अमाउंट। लेकिन जैसे उधर ही अगर आएँ कि ये जो एफिशिएंट क्रॉप्स हैं या इस किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं, इस पे जो लोगों को लाने के लिए एक तरफ जहन साजी आपने करनी है, लेकिन साथ आप नहीं समझते कि आपने ऐसी पॉलिसी बनानी है, आपने उनको इंसेंटिव देने हैं, चाहे वो लो इंटरेस्ट रेट की शक्ल में हो, सब्सिडी की शक्ल में हो, व्हाटएवर जो भी आप उस पर ले लें। सो उस तरफ कब तक, या आप यू थिंक कि ये पार्ट ऑफ द हिकमत अमली होगा जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा? ये होना चाहिए। और वैसे भी जो SIFC का फोकस है, वो रिसेंटली जो फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में फोकस कर रही है। उसमें वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं और अराउंड मेरे ख्याल $4-5 बिलियन ऐसी बातें हो रही हैं। लेकिन वो एक डिफरेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन है, उसकी मॉडलिटीज डिफरेंट है। वो कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ हमारा वो चला जाएगा, जिसमें जिसके ज़रिए हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन जो इशू है कंट्री में वो ये कि हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है कंपेयर टू दी अदर कंट्री। ठीक आमिर दुरानी साहब, मैं वो ज़रा नीदरलैंड पे फंस गया हूँ जो आपने बात की थी कि ठीक है चलें, हमारा जो एक रिवायती किसान है अगर वो उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करता, जहन साजी आप नहीं कर सकते, या टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं है, या वो लेना नहीं चाहता, व्हाटएवर। लेकिन इन्होंने जो कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ इशारा किया, आज से नहीं हो रही, पाकिस्तान में एक अरसा हो गया कि कॉर्पोरेट फार्मिंग चल रही है मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ जगहों पर। वहाँ से भी क्या हमें ये रिजल्ट नहीं आ रहे? उनके लिए क्या मुश्किल है कि अगर वो इस जदीद तरीके को अपनाना चाहें और कहें कि हम उनसे कंपेयर कर सकते हैं, चाहे छोटे लेवल पे?
लेकिन इसमें थोड़े सच बोलने पड़ेंगे। फर्स्ट आई मीन हमें ये बिल्कुल, एंड आई लव ये जो शाम साहब की इससे बात की है, उन्होंने बहुत मज़े की बात की है, एंड आई थिंक उन्होंने मेरे दिल की काफ़ी तार उन्होंने बजाए, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो नेदरलैंड्स को थोड़ा एक मिनट पार्क कर देते हैं और मैं उस पर आता हूँ कि ये आप दिमाग कैसे बनेंगे। तो ये सबसे पहली चीज़ ये है कि एक हमें ज़रा कंपैरेटिवली पैसे के बारे में सोच लें। हम 300 से 400 मिलियन डॉलर की इकॉनमी है, कोई इतनी खास बड़ी इकॉनमी नहीं है। तो लेकिन उसके बावजूद ये कहना कि 1 बिलियन 5 बिलियन, ये प्राइम मिनिस्टर और डीएमजी सिर्फ खांसते हैं तो ये बिलियन डॉलर खर्च कर देते हैं। मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम जरा पैसे को, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, हमें इस वक्त 30% ऑफ जीडीपी इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसका मतलब है कि कोई 100 बिलियन निकाले मेरे पास टेबल पे रखे तो मैं उससे बात करूंगा, उससे नीचे मजाक है पाकिस्तान के लिए। तो प्लीज ये ना कि ये सऊदी अरब ने क्या दिया 1 बिलियन, अच्छा नंबर 1। दूसरी, जब ये पैसे को आपने साइड पर रख दिया तो दूसरी चीज जो हमें सोचने की जरूरत है कि एग्रीकल्चर वो वाहिद चीज है कि आज सोओगे 6 महीने में 3 महीने में रिजल्ट सामने आ जाएगा। ये कोई लकड़ी नहीं है कि मैं 7 साल वेट करूंगा तो क्रॉप होगी तो हम उसको हार्वेस्ट करेंगे। तो ये चेंज लाना, और ज़्यादा से ज़्यादा चलें खेत को चेंज करना है, मैं उसको ऑर्गेनिक करने पे भी नहीं कह रहा जिसमें कुछ टाइम लग सकता है, मैं कह रहा हूँ एज इज जहाँ पे है। सिर्फ वो जो बात की शाम साहब ने, थोड़ा माइंड चेंज। अच्छा माइंड क्यों नहीं चेंज हो रहा? जहन इसलिए चेंज नहीं हो रहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया इसका एब्सेंटी लैंडलॉर्ड है। यही डीएमजी का बंदा ये, और ये वजीर साहब को पता है अच्छी तरह, यही जो शरीफ साहब आप नाम ले लें हर एक का, डीएमजी का या आर्मी का एक एक बंदा उठाएं, उनकी अपनी जमीनें, तो वो तो बड़े खुश हैं कि वो 150 जो टन आ रहा है डॉलर का वो लेके, और ये वज़ीर आज़म को बिल्कुल पता है। और मेरे ख्याल में इस दफ़ा ये जो एक उन्होंने कह दिया कि SIFC कॉर्पोरेट फार्मिंग में आ रहा है, ये भी गलत है। कॉर्पोरेट फार्मिंग सिवाय इस वक्त जहांगीर तरीन साहब, जो भी आप उनको कहिए, इन्होंने आज से 30 साल पहले कोशिश शुरू की थी कॉर्पोरेट उसके लाइन्स पे फार्मिंग करने की। तो यहाँ पे आ जाते हैं कि जो शाम साहब ने बात की है, जहन चेंज करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो ये है कि तमाम सब्सिडीज उठा दें, ट्रू एग्रीकल्चर टैक्सेशन ले आइए, सीड्स को खोल दिया जाए, ताकि इस वक्त आपका 60% फार्मर को तो असली सीड ही नहीं मिलता है, ठीक है। और ये जो बात इन्होंने की कि उन क्रॉप्स पे फोकस करिए जहाँ के ऊपर, और ये क्रॉप्स मजे की बात है कि दे कैन इवन गो इन बारानी एरियाज, सही, ठीक है। और ये कि हमारा जो पैटर्न चेंज हो रहा है एग्रीकल्चर का, दैट डिमांड्स अ फार्मर जो कि इस वक्त हर वक्त टेलीमेट्री पे बैठा हो, ठीक है ना। आप जरा जाके देखिए, बहुत से लोग इस पे, आपके पास इस वक्त कोशिश हो रही है कि वेदर का डेटा, ये डेटा थोड़ा फोरकास्ट बेहतर हो गई है तो आप वो फार्मर को दें। और ये जो हमारी वीट की है ना कि वीट अच्छा हो गया, राइस अच्छा हो गया, ये हमारा एक टिपिकल तरीका है, फार्मर से डेटा उठाते हैं। जी सॉरी, ठीक, आपने भी बात की और जैसे वैल्यू की बात कर रहे थे या स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे थे कि जो दुनिया को चाहिए। मिसाल के तौर पे आपके जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे हर साल जो लाइफ स्टॉक की डिमांड है वो पूरी करता है आपके न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या दीगर ममालिक। आपके यहाँ से भी जा सकता है, लेकिन शायद हम वो शायद स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाए माजी में। सो क्या मतलब इसके ऊपर भी तो बहुत जरूरी है। शाम साहब इस पे ज़्यादा बेहतर जवाब देंगे क्योंकि ये एग्रीकल्चर में ज़्यादा इनका है। लेकिन ये जो इन्होंने जो चीज़ें गिनवाई है ना अभी, ये तुख्म बलंगा, ये इस तरह सेसमी सीड को उठा लेंगे सारा तेल, द थिंग इज इधर स्टैंडर्ड हमारा ठीक है और इस पे इतनी नोकझोंक भी नहीं होगी। अगर आप मीट में घुसने की कोशिश करेंगे ना, मतलब जो अभी जो डेयरी प्रोडक्ट्स या डेयरी में रहें, तो वहां पे बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड इन्फोर्समेंट हो जाएगी। ये हम थोड़ा थोड़ा अंडर द रेडार। और दूसरी बात कि हमने जो FTAs किए हुए हैं, यानी चाइना हमें अपना गंदा अंगूर और अपना गंदा नाशपाती भेज रहा है जो कि बिल्कुल सीरियसली इट्स टोटली GMO, और वो जो है वो हमारा फ्रूट वहाँ जा नहीं सकता, हमारी पल्प लेने को तैयार नहीं है। इतने टेक्निकल बैरियर्स उन्होंने लगाए हुए ट्रेड के ऊपर। तो ये जो शाम साहब की बात है बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें वो ऑड बॉल चीज़ें उठानी है, जहन को चेंज करना है, और मरात याद रखिए तब देनी है जिसमें आप अनाउंसमेंट कर दें कि भाई आप जिसने 1500 टन निकाला पर वो अपने जमीन से, उसको हम आफ्टर द इवेंट हम इतना उनको इंसेंटिव दें। वेरी राइट शम साहब, एक तो ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स और लाइफ स्टॉक की बात हो रही है, इस पे अगर आप कुछ कहना चाहें, जो स्टैंडर्ड्स मीट करने की बात है, हालांकि पोटेंशियल बहुत है हम उस पर अगर करना चाहें तो। सेकेंडली, अब एक बात और भी है कि जो ज़राअत से शोबे से वाबस्ता लोग हैं, उनका जो ओवरऑल टैक्सेशन में जो उनका शेयर है, हिस्सा है, वो बहुत कम है जो हो सकता है। एक तरफ अगर आप किसान को या लैंडलॉर्ड्स को टैक्स नेट में लाने की बात करेंगे, दूसरी तरफ आप कहेंगे कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी जो है वो बढ़ जाएं, तजावुज़ कर जाएं। वो कहते हैं कि जी इस वक्त सबसे ज़्यादा महंगे रेट्स पे हम बिजली ले रहे हैं या जो पानी अपना वहाँ पे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसे फिर इसको आप बैलेंस को मेंटेन करेंगे?
देखिए जी, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान का डेयरी का पोटेंशियल जो है वो अभी तक ऑर्गेनिक पोटेंशियल है, नेचुरल पोटेंशियल है। हमने स्लॉटर हाउस को अलाउ कर दिया एक्सपोर्ट करने के लिए मीट की, लेकिन उनको जो मैंडेटरी रखना चाहिए, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करें, कैटल फार्मिंग करें, ट्रेसेबल एनिमल हो, वो नहीं हो रहा। वो आज भी वहीं से फार्म अपना एनिमल बाय कर रहा है जहां से मार्केट का आम कसाब जाके लेता था, तो वही विलेजर्स के पास जाते हैं। आपको अगर मीट की एक्सपोर्ट में जो आज हमारा $500,000 से ज्यादा की हलाल की मीट एक्सपोर्ट की नहीं है, ब्राजील जैसा मुल्क नॉन मुस्लिम होके वो बिलियंस ऑफ डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा है। हमने सिर्फ इसको भी घुमाना यूं है कि भाई वो एक्सपोर्ट मीट का वो स्लॉटर हाउस करेगा जिसके पास अपनी कैटल फार्मिंग होगी, जिसके पास एनिमल ट्रेसेबल होगा। अभी तक हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं मीट की, वो हम जीसीसी कंट्रीज में भेज रहे हैं, या चाइना को भी हमने अलाउ किया कि बॉइल्ड मीट चला जाएगा। दुनिया आपके ऊपर MFD की जो लगाती है कि माउथ एंड फुट डिजीज या दूसरी डिजीज का, वो इसलिए लगाती है कि हमारे पास एक ट्रेसेबिलिटी का निजाम जो है वो नहीं है। वो अगर लेकर आते हैं तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। फिर आपको एक और मैं लतीफा अच्छा, ये इसी को जरा एक्सप्लेन कर दें सर, इसी को एक्सप्लेन कर दें। ये कोई बड़ा मुश्किल काम है कि अगर आप किसी शहर में अच्छी मीट शॉप पे जाएं तो वो आपको पूरे का पूरा ट्रेस दे देगा जी, कहां से एनिमल किया, क्या स्टैंडर्ड से, किसने डॉक्टर ने चेक किया, किधर से आया है, और ये फिर बिल्कुल आपके पास बीमारियों से पाक गोश्त है। तो जब एक छोटी सी दुकान ये कर सकती है तो ये बड़े लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे क्यों नहीं हो सकता? नहीं, आप समझ नहीं पाए। देखें, ट्रेसेबिलिटी वो नहीं है जो आपको आपका कसाई कहता है कि ये बकरा नवाब शाह का था या ये बकरा मैं गिलगित से लेकर आया हूं। ये इसकी बाकायदा डॉक्यूमेंट बनता है, इसकी बाकायदा हर जानवर के ऊपर एक स्टैंप लगती है कि यह जानवर का किस तरह से क्रॉस ब्रीड हुई थी, कहां से आया, हिस्ट्री मेंटेन की जाती है। ये मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इस पे इंप्लीमेंट करें तो जो मैं आपको फर्दर बता रहा हूं कि सिनेरियो बनने जा रहा है पाकिस्तान में, अगर अनचेक्ड एक्सपोर्ट मीट की हम इसी तरह से करते रहे तो पाकिस्तान में आज आप 1100 का बीफ खरीद रहे हो और 2400-2200 का अगर बकरे का गोश्त ले रहे हो इस्लामाबाद में, तो कल ये आपकी पहुंच से दूर हो जाएगा। लोग कहेंगे अब हम गोश्त खा नहीं सकते। आपको पैदाइश बढ़ानी है, जानवरों की प्रोडक्शन बढ़ानी है, जो आपको मिल्क की प्रोडक्शन देगा ज्यादा, फिर मिल्क की प्रोडक्शन से आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाओगे, आपकी पनीर की एक्सपोर्ट करो, आप चीज की एक्सपोर्ट करो। आप ये क्या सिर्फ दूध लेके बैठे और उसकी भी आप फ्रेश मिल्क की भी पैकेट में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे आप, क्योंकि अडल्ट्रेशन का सिस्टम आ गया है। यहाँ पर जो गवाले हैं या जो दूध सप्लाई करने वाले हैं बड़ी कंपनियों को, जो पैकेट में पैक तो कर रही हैं लेकिन उसकी क्वालिटी का मेयार जो है उनको कोई पता नहीं कि क्या है, वो सिर्फ उसकी क्रीम चेक करती है मीटर लगा के। तो आपको स्टैंडर्डाइज करना है। फिर जब आप एग्रीकल्चर के अंदर आप इसको फर्दर बढ़ाने जाते हो तो देखिए, पहले तो मैं आपको हलाल मीट पे थोड़ा सा और बता दूं कि हलाल जो है वो $4 ट्रिलियन की मार्केट है। हलाल सिर्फ मीट नहीं है, हलाल फूड के साथ हलाल सर्विसेज है, हलाल टूरिज्म है, हलाल होटल भी है। थाईलैंड जैसा मुल्क, नॉन मुस्लिम मुल्क, वहां पर हलाल होटल है, वहां आप जाके रहेंगे तो आपको हर चीज हलाल मिलेगी। तो आपने उस हलाल सर्विसेज को भी प्रमोट करना है, हलाल फार्मास्यूटिकल को, हलाल आपकी कॉस्मेटिक को भी प्रमोट करना है। और हलाल अथॉरिटी, अलमिया यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर है, जबकि हलाल की एक्सपोर्ट बढ़ाने का काम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का पास है। ये एक और हमने माइंडसेट को चेंज करना है कि जो 3 मिनिस्ट्रीज में आपको बताने जा रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रिस्पॉन्सिबल है टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स और ट्रेड, जबकि आपके पास नेशनल फूड सिक्योरिटी जो रिसर्च है वो इंश्योर करना चाहती है फूड सिक्योरिटी को। उसका हर वक्त यही होता है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को अपोज करे कि जी आप ये ज्यादा एक्सपोर्ट ना करो, बनाना की एक्सपोर्ट बैन कर दो, ऑनियन की एक्सपोर्ट बैन कर दो। ये चीजें आती हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी से। फिर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्शन है, जिसका हिस्टोरिकली मेरी लाइफ गुजर गई, मैंने सिर्फ चीनी की इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करते हुए देखा। ये 3 इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी रिसर्च, ये कॉमर्स के अंडर आएंगी। तब जाके जब आपका बजट होगा तो डिसीजन मेकिंग जल्दी होगी, कोई एक दूसरे को अपोज नहीं कर रहा होगा। हम सब चीज दुनिया से लाएं और महंगी अपनी एक्सपोर्ट करें। पाकिस्तान का जो मीट है, बकरे की क्वालिटी दुनिया में कहीं नहीं किसको मैच कर सकता, ना ऑस्ट्रेलियन, ना न्यूजीलैंड, ना आपका ब्राजील। ये वो टेस्ट है जो आपको अरब कौड़ियों के भाव से आपसे खरीद रहे हैं। आपने उसको मार्केट करना है, एक स्पेशल ब्रांड बना के इंसिग्निया लाएं। 50 ये डबल एक्सपोर्ट करना मुश्किल नहीं है सर। इसके ऊपर पहला माइंडसेट चेंज करना है, मिनिस्ट्रीज को आपने इंटीग्रेट करना है, सारों की एक डायरेक्शन होनी चाहिए कि एक्सपोर्ट बढ़ानी है। हमारे अदारे, आपके 200 अदारे हैं जो फेडरल
और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास रिसर्च इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, मुरब्बों की जमीन है। पार्क में देखें, आपके इस्लामाबाद से पता चल जाएगा कितनी जमीन उनके पास है। चकवाल में देखें, उसके पास कितनी जमीन है जो एग्रीकल्चर ऑलिव की प्रोडक्शन पे लगा हुआ है। इस पे आते हैं दोबारा वापस। शम्स साहब, वेरी इंटरेस्टिंग। आमिर साहब कुछ ऐड करें, फिर आगे बढ़ता हूँ। कुछ आप ऐड करना चाह रहे नहीं, थे? मैं वेट माय टर्न। ओके डॉक्टर साहब, ये जो बात की है उन्होंने, ऐसा टॉपिक छेड़ दिया है कि जो रिसर्च सेंटर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर की भी बात करें तो उसमें बेतहाशा लैंड है। लैंड रखना कोई बुरी बात नहीं है अगर वहाँ पे सही पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है, लेकिन क्वेश्चन फिर वही आता है कि वो दुनिया ऐसा कौन सा और कैसे वो काम कर रही है जो हम नहीं कर सकते। आपके पास एक्सपर्ट्स हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, चाहे कम हैं, लेकिन आप कम से कम मैच नहीं कर सकते तो कम से कम उस डायरेक्शन में तो जा सकते हैं कि कोई ऐसी एक इनोवेशन, कोई ऐसा आपने कोई यूरेका किया होगा जिससे आपको लगे कि आपने वाकई कोई ऐसा कमाल किया है जिससे रेवोल्यूशन आ गया आपके सेक्टर में। पहले जो आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर रिसर्च के जो इदारे थे बड़े इफ़ेक्टिव थे और उनका काफ़ी रोल था, यानी इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने अब में। नहीं है? अब नहीं है इतना। अब उसमें यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इतना खर्च नहीं होता जो पहले किया जाता था। एज प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर उनके वो फंडिंग है रही नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो यानी एग्रीकल्चर जो है, जो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एग्रीकल्चर में तो इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हुई है बढ़ने के बजाय। उसके रीज़न ये कि जो 18th अमेंडमेंट के बाद जो ये डिवोल्यूशन हुआ और उसमें एग्रीकल्चर जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया, तो एग्रीकल्चर जो फेडरल लेवल पे एक्सपेंडिचर तकरीबन 22 से 24 बिलियन या इससे भी कहीं ज़्यादा होता था, वो डिक्लाइन होकर 10-12 बिलियन रह गया, क्योंकि सूबों ने तो इन्वेस्टमेंट की नहीं। ठीक। जब सूबों के पास ये गया तो उन्होंने कोई पैसा एग्रीकल्चर के लिए एलोकेट नहीं किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, जो कि फेडरल गवर्नमेंट एलोकेट किया करती थी। तो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी पे काफ़ी फ़र्क पड़ा और स्टेगनेशन हुई। और आप देखें कि क्लियर का ट्रेंड नज़र आ रहा है कि आफ्टर 18th अमेंडमेंट ये प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हुई है। एग्रीकल्चर सेक्टर में उसकी ग्रोथ जो है ना हमेशा नेगेटिव रही है या स्टेगनेट रही है। तो उसमें बुनियादी रीज़न ही है कि पहले जो फेडरल गवर्नमेंट बिफोर 18th अमेंडमेंट खर्च किया करती थी, उसका आधे से भी कम खर्च किया जा रहा है आजकल के प्राइसेस में। तो ज़रूरत इस बात की है कि सूबे भी अपनी तरफ लगाएं, अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। एक तो ये बात है। दूसरे मैं आईटी की तरफ से आना चाहता हूँ कि आईटी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ काफ़ी स्कोप है और उसमें जो गवर्नमेंट के डिफरेंट रेगुलेशंस हैं वो रुकावट हैं। आजकल आप देखें कि यानी पहले ये था कि 2-3 बिलियन की जो एक्सपोर्ट बढ़ी थी, उस वक्त ये था कि जी एक्सपोर्टर्स अपनी जो एक्सपोर्ट अर्निंग है रिटेन कर सकते थे, क्योंकि उन्हें चाहिए होता फॉरेन एक्सचेंज, कई सॉफ्टवेयर ख़रीदना है कुछ है तो वो रिटेन करके उसमें से वो मीट कर लेते थे। अब जो है ना, ये जब क्राइसिस आया पिछले साल तो ये सारी चीज़ें फैसिलिटी ख़त्म हो गई और एक्सपोर्टर्स कुछ रिटेन नहीं कर सकते। एक्सपोर्टर्स को आईटी एक्सपोर्टर्स जो एक्सपोर्ट फर्म है उन्हें ओपन मार्केट से ख़रीदना पड़ता है, तो जो बहुत महंगा पड़ता है। तो ज़रूरत इस बात की है, अगर आप आईटी एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं तो उनको जो रिटेन करने की इजाज़त थी उसको आप इजाज़त देने चाहिए। ये रेगुलेशंस हैं जिससे कि आप बेहतर कर सकते हैं। दूसरे जो इन्वेस्टमेंट की मैं बात करना चाह रहा हूँ कि आईटी में, यानी पिछले बजट में भी आपने देखा होगा 5 बिलियन की उन्होंने इन्वेस्टमेंट कहा था, 5 बिलियन रुपीस करेंगे। ये काफ़ी नहीं है। ये 5 बिलियन आईटी में दे दिया, उससे बहुत सारी चीज़ें, यानी क्या हुआ, लैपटॉप बढ़ गया, ये हो गया, इनसे कोई मेरा नहीं ख्याल है कि कोई एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। जो ज़रूरत इस बात की है कि हमें मैन पावर को ट्रेन करना चाहिए। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जिन इन एरियाज़ में रिक्वायरमेंट है वो उसके लिए यानी एटलीस्ट जो है ना 100 बिलियन, मेरा ख्याल है कि 100 बिलियन का फंड इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसमें फॉरेन ट्रेनिंग कंपोनेंट भी शामिल हो। फॉरेन जो कंट्रीज़ में शॉर्ट कोर्सेज के लिए मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाए, वो फिर पाकिस्तान में जो है ना वो आके ट्रेनिंग दें ताकि आईटी जो पर्सोनल है वो अवेलेबल हो। आईटी के लिए जॉब्स हैं, मौजूद हैं और कंपनीज जो कॉन्ट्रैक्ट भी जीत कर लाती हैं, लेकिन यह बंदे ही नहीं मिलते हैं, उन्हें बड़ी मुश्किलात हैं। बिल्कुल ठीक। आमिर दुरानी साहब, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक और टॉपिक है और 1.5 अरब 1.2-1.3 बिलियन डॉलर ईयर के ऊपर है और ज़्यादातर जो है वो पावर सेक्टर में, जैसे डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे टेलीकॉम सेक्टर में। इसके लिए क्या ज़रूरी मार्केट को ओपन करना? हमने देखा कि जब टेलीकॉम सेक्टर को ओपन किया तो बड़ी इन्वेस्टमेंट हमने देखी, बड़े जॉइंट्स आए, कि रेवोल्यूशन हमें फील हुआ पाकिस्तान में टेलीकॉम का। उसके लिए क्या लवाजमात हैं जो चाहिए हमें अगले 5 सालों में? इसमें फिर मैं बात वहीं आ रहती है कि क्या वो जो इन्वेस्टमेंट पावर सेक्टर में आई उसके नतीजे में क्या हमारी दरामदात बढ़ी,
बरामदात बढ़ी, क्या हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को किया? आंसर इज़ नो, क्योंकि हमने सिवाय इसके कि चूंकि टाइमली ये सारे एक ही चक्कर है ना, एक मोटर है जिसमें एक गियर है, उसमें एक आपका बैटरी है, कुछ उसमें से एक ड्राइवर होता है सीट में बैठा हुआ। सो द इशू इज़ हर चीज़ चूंकि हार्मोनाइज नहीं हो सकी तो वो तो गई, क्योंकि अब जो वो पावर सेक्टर के आप बिजली बनाते हैं वो ज़्यादा आपका हाउस होल्ड यूज़ कर रहा है, 60% हाउस होल्ड यूज़ कर रहा है, 65% हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ द ईयर। सो एसेंशली आप क्या कर रहे हैं कि आप एक फॉरेन एक्सचेंज में चीज़ है वो आप बना रहे हैं और उसको आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कंजम्पशन लेड बिल्कुल एक्शन है, ठीक है। तो उसके पाकिस्तान इससे तो बेहतर है बिजली बंद कर दी जाए, क्योंकि हम सिवाय उसको वेस्ट करने के और कुछ नहीं कर रहे। इंडस्ट्री का बेसिक जहाँ यूज़ होना चाहिए था उसको हम करने नहीं दे रहे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम इसमें जो आपने एफडीआई की बात की है, टेलीकॉम में क्यों आई वहाँ, वो इसलिए आई कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपको हम ऐसी यार कौन सा इन्वेस्टर है आप मुझे बताएं शहजाद भाई, जो कि घर बैठे हुए 17% ROI जो आपने सीपेक पे हानिंग शांतंग रुई को दिया, मसलन ये साहिबाल के प्लांट पे, कि आप ROI डॉलर में देंगे हम आपको गारंटीड। यार को खुदा, तो वो तो लोगों ने आंखें बंद की आगे, उन्हें पता था कि जब जामेन हुकूमत हो जाती है तो फिर तो आप जो मर्जी करते फिरें। तो एक तो हुकूमत को ये जमानत की उसमें से निकलना हुआ, कंटेंजेंट लायबिलिटीज, ये सारा। अब हमने जो काम, आपने यहाँ एक रिसर्च का सवाल किया और आपने एफडीआई के बारे में 2 सवाल किए, मैं इनको मिला देता हूँ। पहली बात यह है कि वफाकी हुकूमत के पास तो ज़मीन ही नहीं है। वफाकी हुकूमत इज़ द कैड एरिया, लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट। ज़मीन किसके पास है? जहाँ ज़राअत होनी है वो सूबों के पास है। वो सूबों के पास नीचे आपके गाँव, मतलब बेसिकली जो आपका लोअर टियर गवर्नमेंट का है। तो क्या ये हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फेडरल लेवल पे 18वीं तनख्वाह होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। हमारे पास एक रिसर्च विंग होना चाहिए सिर्फ, जिसमें आप सूबों को इंसेंटिवाइज करें और आप ये कहें कि यार अब ये ज़राअत तुम्हारा सूबा बन गया है, तो इसमें हम सिर्फ ये कंट्रोल करेंगे कि ग्लोबल क्वालिटी मेंटेन करना, ये करना जो पूरी दुनिया में होता है। अच्छा, इंडिया ने 2015 में एक इदारा बनाया और इत्तेफाक से 3 हफ्ते पहले मैं एक प्रोग्राम में एक साहब के साथ बैठा था, डीसी में था, मैं हाइब्रिड में यहाँ से ज्वाइन किया। वो साहब एक रॉकेट साइंटिस्ट हैं, पता है वो इंडिया में आए थे बात करने किस चीज़ के ऊपर? माइक्रो मोबिलिटी इन सिटीज़, जिसका उन्होंने मार्केट, एग्रीकल्चर मार्केट से बहुत बड़ा पेपर भी लिखा है। बट ही इज़ ए रॉकेट साइंटिस्ट, ठीक है। इदारा कौन सा इंडिया का जहाँ वो काम करते हैं? उसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग इंडिया ने 2015 में यही किया कि अपनी फेडरल गवर्नमेंट को सारा सुकेड़ के, उन्होंने ये नहीं देखा कि बंदा पीएचडी इन इकोनॉमिक्स है या पीएचडी इन, उन्होंने कहा बंदे का दिमाग काम करता है। इन तरह का उन्होंने वो इदारा बनाया जिससे बाकी उन्होंने हर चीज अपनी वहीं से निकल रही है। ठीक। तो हमें फेडरल लेवल के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट लानी है, अगर हम फॉरेन इन्वेस्ट चाहते हैं, तो सबसे पहली बात है हुकूमत को इस गेम से निकालिए, वफाकी हुकूमत को, और उनको सिर्फ रेगुलेटर का काम दीजिए और उनको पॉलिसी ना बनाने दीजिए, ठीक है। देखें, और ये हम बात भूल जाते हैं। देखें, सबसे पहले देखिए तिजारत क्यों होती है। आपके सामने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई वहाँ पे कोई रियासत, ये उन्होंने कोई मिनिस्ट्री बनाई हुई थी तिजारत की, कि जो हजूर उनको कहते थे कि जी ये पॉलिसी नहीं। तिजारत होती है, लोग सफ़र करते, एक दूसरे से मिलते हैं, वो पूछते हैं यार तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, ये प्याली लेनी है, ठीक है, आप अंदरून देख लीजिए ना। तो वो तिजारत अभी भी दुनिया में, वो जो नेदरलैंड पे हम बात आपकी सुई वहीं पे आ गई। मैं जब अभी नेदरलैंड का दौरा करके आया, मैंने उससे पूछा कि यार ये तुम्हारा माल बिक गया हुआ जो तुम इतना टमाटर, मैं टमाटर पे इसलिए कि आपको एक मिसाल दी थी, तो उसने कहा ये मेरा माल तो 6 महीने पहले कमिट हो गया हुआ है। किसने खरीदा है? तो फ्रांस की हुकूमत ने नहीं खरीदा, कारफोर की ग्लोबल चेन ने उसको क्वालिटी दे दी कि इस साइज का, इस क्वालिटी का मुझे टमाटर चाहिए। जिस तरह अभी आता है ना सिट्रस 50 नंबर का आपने बेचना है या 60 तक, तो वो उन्होंने कहा जी वो तो हम ऑलरेडी कमिटेड है। तो उस वक्त आप उसके लिए चाहे उसको चोरी करनी पड़े, वो पैसा भी खुद लाता है फार्मर, वो सब कुछ कर करा के उसको पता है कि उसकी तो क्रॉप बिक गई हुई है, बिक गई है ऑलरेडी, ठीक है। सो डिमांड इज नॉट क्रिएटेड बाय योर वजीर, योर टीडैप। बंद करिए इन इदारों को, हमारे वीजे खोलिए, हमें ट्रैवल करने दीजिए ताकि हम जाके खुद पता करें किस चीज की डिमांड। पॉइंट टेकन। शम्स साहब, फाइनली इसी के ऊपर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और इसमें जैसे टेलीकॉम सेक्टर की तो बात बीच में एक आ गई थी, लेकिन जैसे आमिर दुरानी साहब ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर ऐसे शोबों में आएगी जिससे आपकी इंडस्ट्री चलेगी, आपकी एक्सपोर्ट्स के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, तब तो बात ठीक है। अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का आना सिर्फ हमारी लोकल मार्केट के लिए है कि हम घर बैठ के इस चीज़ को इस्तेमाल कर लें अपनी कन्वीनियंस के लिए, फिर वो उल्टा में बर्डन डालेगी हमारे ऊपर। आपका टेक क्या होगा इस पर? देखिए जी, एफडीआई को मैं कहता हूँ कि एक एक्टिविटी है और इकोनॉमिक्स एक एक्टिविटी होती है लोगों की।
अगर आप उसको रेगुलेट करें थ्रू पॉलिसीज के ये होगा ये नहीं होगा, तो फिर आपका मॉडल इस शक्ल में आता है जो आज हम फेस कर रहे हैं। एफडीआई पाकिस्तान में इसलिए नहीं आ रही कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हाई रेट ऑफ टैक्स है। यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर 60 से 70% टैक्स देता है, जबकि आपका कुछ ऐसे लोग हैं जो टैक्स नहीं देते। तो आपको टैक्स रेट को कॉर्पोरेट को नीचे लाना है, इंडिविजुअल रेट को बढ़ाना है। यहाँ पर लोग प्रोप्राइटरी कंपनी बना के टैक्स बचाने के लिए वो काम कर लेते हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में नहीं जाते। तो आप 17% पे लाएं। जो आज जो इंटरनेशनल जो बिलियन ऑफ डॉलर की जो एफडीआई फ्लाई कर रही है, वो उन कंट्रीज में लैंड करती है जहां की करेंसी स्टेबल हो, जहां पर टैक्स रेट कम से कम हो। 17% ओईसीडी का टैक्स रेट है, आप उस लेवल पे लाओ और आप टैक्स रेट रिड्यूस करके जो लोग नेट में नहीं आ रहे उनको भी नेट में ला सकते हो और आप इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हो। बर्ड्स हैं ये एफडीआई वाले, ये हमें देख के लोकल इन्वेस्टर को देख के लैंड करते हैं। जब लोकल इन्वेस्टर आपका पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, निकल रहा है, कंबोडिया का सोच रहा है, बांग्लादेश चला गया है, श्रीलंका में जाके इन्वेस्टमेंट कर गया टेक्सटाइल वाला, तो हमारे लोग बाहर निकल रहे हैं, तो लोग इधर आके इनकंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी, फिर जो हमारे डिसीजंस हैं उसके अंदर कोई श्योरिटी नहीं है। गवर्नमेंट चेंज हो गई, कुछ नहीं हुआ। तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, हमारे मरहूम इसराज कासिम तेली साहब जो थे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी थे, लीडर थे, उन्होंने ये फ्लोट किया था आइडिया के चार्टर ऑफ इकोनॉमी लाओ। आज पॉलिटिशियंस भी इस पे बात करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग के ओरिजिनल कॉन्सेप्ट चार्टर ऑफ इकोनॉमी का है क्या। हम अगर ये आपस में पॉलिटिकल पार्टीज को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी के, इसने गलत एक डिसीजन किया था उसको कंटिन्यू करो जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर की आपकी ड्रेन हो गया। मिसाल के तौर पे आईपीपीस का आपके सामने एक प्रोजेक्ट सामने है जो पाकिस्तान हाइडल से स्विच कर गया थर्मल पे 77 में, और थर्मल के बाद आपने आज देखा बगैर तेल के आप कितना इंपोर्ट कर रहे हो और सबसे हाईएस्ट आपका बिल भी उसके ऊपर आ रहा है। आपको रेगुलेशंस, मिनिस्ट्रीज का साइज छोटा करना होगा। ये 17 मिनिस्ट्री की बात, 3 का तो मैंने ही आपको बता दिया कि मर्ज कर दें, 17 को खत्म करें। 18 अमेंडमेंट में गई है जो सूबों का काम है, अगर उनकी कैपेसिटी नहीं डेवलप हो सकी उसके अंदर टैक्स इकट्ठा करने की, तो फिर वापस अपने पास वफाक में लेके आए, क्योंकि आज वफाक जो है वो घर से ही नुकसान लेके चलता है। तो ये तो कोई सिस्टम। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट्स। डॉक्टर अनवर साहब आपका भी शुक्रिया, आमिर दुरानी साहब थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी और जो लब्बे लबाब है जो एक गुफ्तगू की कि काम को ज़्यादा मुश्किल नहीं है, असल बात है कि सही फैसले और उन फैसलों पर अमल दरामद। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।